जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। इसमें हम लोग यूपी टेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके पिछले साल के पेपर यानी 2 फरवरी 2016 में पूछे गए थे। तो बने रहिएगा, वीडियो में पूरे अंत तक देखेंगे हम लोग आज के प्रश्नों को। और ऐसे ही बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग अगर कहेंगे तो आप लोगों के लिए थियरी की क्लास भी यहाँ पर कराई जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप लोग थियरी की क्लास चाहते हैं। तो साथियों आ चुके हैं, अब हम अपने प्रश्न पर देखेंगे। प्रश्नों को SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो SOR जो है यह प्रस्तावित किया गया है वाटसन के द्वारा। विकल्प इस प्रश्न का जो सही होगा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। फ्रायड के अनुसार, अब यहाँ पर बताना है कौन सी परिभाषा फ्रायड के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन ए है कि ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को साधारण या करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। या फिर विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। या फिर विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड के अनुसार जो है विस्मरण की जो परिभाषा दी गई है, विस्मरण के बारे में जो कथन बोला गया है वह है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके कारण दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो सी के साथ यहाँ पर आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो इसमें जो है वह कहलाती है अंतराल मापनी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित होने में जो प्रमुख भूमिका होती है वह जो है उद्दीपन की तीव्रता की। तो ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिल्कुल फास्ट तरीके से कम समय में पूरे 30 प्रश्नों को देखेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी बकवास यहाँ पर नहीं करना है। व्यवहारवादी किसने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। वाटसन ने जो है यह कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ है जो छात्र में रुचि उत्पन्न करता है। तो वहाँ पर हो जाएगा प्रेरणा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है। तो फ्रायड के अनुसार जो है हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण जो होता है वह होता है पराअहम में। इदम अहम पराअहम। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ईद, ईगो, सुपर ईगो। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे आगमन विधि में देखेंगे आगमन। तो आ में देखेंगे ऊ आ रहा है ऊ, तो इससे हो जाएगा उदाहरण। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। तो यहाँ पर आगमन विधि विकल्प बी सही हो जाएगा। निगमन विधि में पहले नियम होता है, न से नियम, न से नियम और निगमन। तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे। ये पेडागोजी के प्रश्न संस्कृत, पर्यावरण या फिर सीडीपी में कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें जो सही क्रम होगा, सबसे पहले इसमें दो विकल्प में है अंडाणु, तो इसमें अंडाणु वाला होगा और अंत में होगा ब्लास्टोसिस्ट। तो इस चीज़ को याद रखना है, अंडाणु और ब्लास्टोसिस्ट, ये क्रम है सही। बाकी पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो कोहलबर्ग के द्वारा जो है
उनके अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। विकल्प ए के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम्स। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी ये जो है व्यक्तित्व के वर्गीकरण को दिया गया है युंग के द्वारा। तो यहाँ पर जो है युंग ऑप्शन विकल्प बी में मिलेगा आपको। बी के साथ आंसर लगा देंगे। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो अवधान के जो यहाँ पर आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है उसमें आपका रुचि है, लक्ष्य है और अभिवृत्ति है, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। ये भी आपसे एक बार पेपर में पूछा गया है कि किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर, पावलोव ने किया था कुत्ते पर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिलहाल डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो केवल वाले प्रश्न यहाँ पर गलत हैं। इसमें जो है केवल नहीं होगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यानी विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रत्यय के निर्माण के प्रथम सोपान है। तो संप्रत्यय के निर्माण के प्रथम जो सोपान है वह है प्रत्यक्षीकरण। विकल्प यहाँ पर सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो यह जो है तत्परता के नियम पर आधारित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो वर्गीकरण का सिद्धांत है यह विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये सभी हैं, जबकि विकल्प बी गलत है। यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे क्योंकि पूछा गया है कौन सा संबंधित नहीं है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय यह दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। विकल्प बी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और वीडियो अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा कि बिल्कुल फ्री में निःशुल्क आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो यूपी टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यहाँ पर बात करेंगे इस प्रश्न के आंसर की, तो यह दिया गया था मॉर्गन और मर्रे के साथ आंसर लगा देंगे। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा तार्किक विधि का, यानी विकल्प पी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ भी दिखे आंसर लगा देंगे। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किसमें भी उच्च होंगे। तो जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं जरूरी नहीं है कि वह अध्ययन में उच्च हो सकते हैं, विश्लेषण करने में हो सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने में हो सकते हैं, बल्कि सृजनात्मकता में उच्च होंगे, ये जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर विकल्प ए के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मात्र और 7 प्रश्न बचे हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा।
अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने प्रयोग किया था। देखिए ये प्रश्न आ गया, हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो कोहलर वाला उस ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने आपको नहीं बताया था। तो कोहलर ने बनमानुषों यानी बंदर पर प्रयोग किया था, जिसमें से एक बंदर का नाम था सुल्तान। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, उस बंदर का क्या नाम था? सुल्तान नाम था। विकल्प बी सही हो जाएगा। चूहों पर स्किनर ने किया था, बिल्ली पर थार्नडाइक ने, पावलोव ने कुत्ते पर। ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को जो है केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वह हो जाएगा रुचि, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो व्यवहार में जब परिवर्तन होगा तो वो कहलाएगा लर्निंग। लर्निंग बोले तो सीखना या फिर वही लर्निंग या फिर सीखना, इसको अंग्रेजी में हम लोग लर्निंग कहते हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो जब हम उसको दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करेंगे तो वह सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा, यानी उसका स्थानांतरण हो रहा है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वह होता है किशोरा अवस्था में। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का जो अधिकतम विकास हो जाता है वह हो जाता है आपका किशोरा अवस्था में। यानी यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही होगा। सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे इस वीडियो के आखिरी और अंतिम प्रश्न पर। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो यहाँ पर जो है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा इसे दर्शाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्तंभ आकृति। यहाँ पर जो विकल्प ए है सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो साथियों, हमने जो है बहुत कम समय में 30 प्रश्नों को समाप्त करने का प्रयास किया है। 12 से 13 मिनट में हमने पूरे प्रश्नों को देखा है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि यह जो वीडियो है आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल का जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको आप लोग प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट इसलिए बनाया जाता है कि आपका समय जो है ज़्यादा ना लगे, कम समय में हम जो है 30 प्रश्नों को देख सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद।